तो चलो शुरू करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ जो है इसको दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो इसकी पहली स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट pressure and temperature is directly proportional to the number of moles। मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के बढ़ेंगे तो फिर उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पर वो तब जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रहें, कांस्टेंट कंडीशन फिक्स हों। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल बाय कीपिंग द P एंड T कांस्टेंट। तो फर्ज कर लेते हैं कि P और T जो कांस्टेंट है, मैं P कांस्टेंट ले लेता हूँ 1 atm जो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, ठीक है, और टेम्परेचर सपोज मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस जो कि 273 है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस कंडीशन। ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो बताओगे अगर ये कंडीशंस हैं और गैस का जो नंबर ऑफ मोल है अगर वो 1 मोल है, तो फिर आप जानते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। कंडीशन अगर यही है और मैं अगर मोल जो है गैस के अगर उसको डबल कर दूं, मोल को अगर डबल करेंगे तो ऐसी सूरत में जो वॉल्यूम होगा वो होगा 44.8 लीटर। मतलब मोल बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम भी साथ साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे। तो ये है एवोगैड्रोस लॉ और उसकी स्टेटमेंट यानी पहला हिस्सा। एवोगैड्रोस लॉ जो है इसको समझाने का हमारे पास एक और तरीका भी है, सेकेंड स्टेटमेंट। एवोगैड्रोस लॉ जो उसकी सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस at the same temperature and pressure will contain the same number of molecule। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स को अगर हमने सेम कंडीशन पे रखा होगा तो ऐसी सूरत में डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप ज़रा देखेंगे नेक्स्ट टाइम इसी बात को थोड़ा सा एक और वे से अगर लिया जाए तो मैं यहाँ पर डिफरेंट गैसेस जो हैं उनके इक्वल वॉल्यूम्स के लिए कंडीशन सेम रखने वाला हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि आई हैव फ्यू गैसेस लाइक मीथेन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक कोई भी गैस ले सकते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव अ वेराइटी ऑफ गैसेस। अगर इन सभी गैसेस के इक्वल वॉल्यूम लिए जाए तो चलो भाई मीथेन जो है इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, जो भी आप कहें, ठीक है। यहाँ पर भी वॉल्यूम सेम है 22.4 लीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी 22.4 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी 22.4 लीटर। डिफरेंट गैसेस बट हैविंग द सेम वॉल्यूम। और एक और चीज़ जो आपको मैंने कही कि इन सब के लिए जो है टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो आई एम कीपिंग ऑल दीज गैसेस, मैं इन सभी गैसेस को एक फिक्स कंडीशन पे रखने वाला हूं और वो कंडीशन सपोज टू बी कौन सी है, वो कंडीशन सपोज टू बी है एसटीपी। सभी गैसेस एसटीपी रखी हुई हैं। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। तो इस वॉल्यूम के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो आप एटलीस्ट सब जानते हैं इस वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मोल सबका 1 होगा। तो मैं एटलीस्ट ये लिख सकता हूं कि मीथेन है ये भी 1 मोल होगी, नाइट्रोजन है तो ये भी 1 मोल होगी, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका भी 1 मोल ही होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है दिस विल बी द 1 मोल अगेन। सबके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। और आप सब ये भी तो जानते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी हम लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी हम लिख सकते हैं क्या Na मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में भी हम लिख सकते हैं क्या Na मॉलिक्यूल्स। अब Na तो आप सब जानते हैं, Na का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि कंडीशन सेम है,
वॉल्यूम सबका सेम है तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहना चाहता है। इस पूरी कहानी को अगर आप देखें तो सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है, सभी गैसेस के लिए प्रेशर सेम है, सभी गैसेस का वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं सेम है, सभी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी आप देख सकते हैं सेम है, पर सभी गैसेस के मॉलिक्यूल भी सेम है। ओनली वन थिंग मे चेंज एंड दैट इज द मास ऑफ द गैस। एक चीज़ जो इनकी चेंज हो सकती है वो इनका मास है। आप जानते हैं कि अगर मीथेन है तो मीथेन के इस अमाउंट के लिए जो मास होगा दैट विल बी 16 ग्राम, नाइट्रोजन है तो इसके लिए मास होगा 28 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि मासेस चेंज आ रहे हैं। कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके मोलर मासेस सेम है, जैसे कि नाइट्रोजन 28 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मास भी क्या होगा 28। पर एवोगैड्रो मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मास चेंज हो सकते हैं। एक्सेप्शनली कुछ गैसेस के मासेस सेम हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मास आप जानते हैं कि 44 ग्राम है। पर अगर हमारे पास प्रोपेन होती तो प्रोपेन जो गैस है उसका मास भी आप जानते हैं कि 44 ग्राम ही होता। तो इस तरह से मुख्तलिफ गैसेस के कभी कभार मासेस भी सेम हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। तो अब हमने जितने लॉज पढ़े एटलीस्ट 4 हमने लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ और अभी हमने वाइंड अप किया है कौन सा, एवोगैड्रोस लॉ। इन सभी लॉज में एक चीज़ कॉमन है, मैं रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन सभी गैस लॉज को एक थोड़ा सा और ब्रशअप करूं, जैसे कि बॉयल्स लॉ है, जैसे कि चार्ल्स लॉ है, जैसे कि गैल-लुसाक्स लॉ है, गैल-लुसाक्स लॉ है, जैसे कि एवोगैड्रोस लॉ है, इन सभी लॉज को देखो। जैसे कि बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में V और P का रिलेशनशिप है, बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ में V और T का रिलेशनशिप है, बाकी 2 फैक्टर कांस्टेंट है। गैल-लुसाक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, लेकिन बाकी 2 फैक्टर कांस्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ में भी आप देख सकते हैं कि V और N का रिलेशनशिप है, बाकी दोनों फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें इन 4 पैरामीटर्स जो हैं गैस के, जिसमें वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स हैं, इन सबको एक ही फॉर्मूले में रिलेट किया जाए। तो इस वजह से अब हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसको, जनरल गैस इक्वेशन को। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है वो सभी गैस पैरामीटर्स को एक सिंगल इक्वेशन में मर्ज करती है, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, समटाइम वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहलाती है, क्योंकि हम गैसियस स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं बाय दैट इक्वेशन, और साथ साथ में इसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अब कंबाइंड गैस लॉ सेंस में कहते हैं बिकॉज दिस इक्वेशन इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सारे लॉ मर्ज किए जाते हैं टू गेट द सिंगल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि मामला क्या है। सिंस वी नो दैट कि बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग द N and T कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कीपिंग द N and P कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय कीपिंग द P and T कांस्टेंट। तो हर लॉ के अंदर 2 पैरामीटर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप है, बाकी जो 2 पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। You cannot change the temperature and number of mole in case of the Boyle's law. Even you cannot change the number of mole and pressure in the Charles law. ठीक है, P and T in the Avogadro's law. तो रिस्पेक्टिव जो लॉज हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट हैं वो आपके सामने हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम इन सभी गैस लॉज को मर्ज करें, तो आप देखें कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम जो है नाउ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा आगे जाएं तो आप देख सकते हैं कि V प्रोपोर्शन टू N T अपॉन P। मेरे ख्याल में ये बात सिंपल है, समझ आ गई होगी। अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ें, आप देखें
कि अब ये भी लिख सकते हैं कि पी वी प्रोपोर्शन टू एन एंड टी, ठीक है, पी वी जो है प्रोपोर्शन है किसके, एन और टी के, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो हम लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू किसके बराबर है, एन आर टी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, सो कॉल्ड द जनरल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो उसमें पी भी है, वी भी है, एन भी है और टी भी है। एक और चीज़ भी है, दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड आर। अब यहाँ पर जो आर है इसको हम कहते हैं जनरल या फिर आइडियल या फिर इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका आप इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एनी वर्ड दैट यू कैन यूज, ठीक है। वेल, अब आर की वैल्यू क्या होगी इस पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है। पूरी इक्वेशन को अगर हम आर के इक्वल लिखें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं पी वी अपॉन एन टी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। लेकिन अगर हमारे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, ठीक है, मतलब एन 1 के इक्वल है, तो फिर आर जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू पी वी अपॉन टी, पी वी अपॉन टी। अब पी वी अपॉन टी यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशियो, ना दैट विल बी कांस्टेंट, दैट इज आर। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी भी गैस का इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है, तो ये भी आर के इक्वल होगा। अगर प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, तो भी इसका जो फाइनल रेशियो होगा वो भी आर के ही इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो आएगी, नाउ दैट विल बी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 एन अपॉन T2। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे खेल में आप देख सकते हैं कि जो पी वी अपॉन टी था इसमें एन मिसिंग है। वो एन मिसिंग इस सेंस में है क्योंकि हमने गैस की जो क्वांटिटी है वो हमने सिर्फ 1 मोल ली है, और 1 को अगर मल्टीप्लाई भी करते तो हमारा आंसर सेम रहता। तो ये है सारी कहानी, आई थिंक यू गॉट इट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जनरल गैस इक्वेशन जो है इसको हम कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जनरल गैस इक्वेशन को लेकर हम किसी भी गैस जो है उसकी डेंसिटी, किसी भी गैस की डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। बाय यूजिंग द जनरल गैस इक्वेशन यू कैन मेजर द डेंसिटी एज वेल। अब डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं तो ज़रा देखें। सिंस यू नो दैट कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, तो फिर पी वी इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन कैपिटल एम। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एन को रिप्लेस किया एम अपॉन एम से, क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी था, तो मैं कहता हूँ पी एम इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन वी। मैंने एम और वी इन दोनों को क्रॉस कर लिया है। अच्छा, अब आप देखें कि जो एम अपॉन वी फैक्टर है, एम अपॉन वी फैक्टर है, ये किसके बराबर है, डी के, डेंसिटी के। तो अब ऊपर वाला जो फार्मूला है ये, इसको अब लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। जब पी एम इज इक्वल टू डी आर टी है तो फिर डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, पी एम अपॉन, ठीक है, डी का फार्मूला पी एम अपॉन आर इन टू टी। सो दिस इज द फार्मूला थ्रू विच यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ एनी गैस, ठीक है। इसमें मोलर मास, टेम्परेचर, आर और ये प्रेशर, इन फैक्टर्स को लेकर आप किसी भी गैस की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन डेंसिटी के अलावा एक और चीज़ भी है, वो ये कि आप किसी भी गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हो। आपकी बुक में वर्ड मोलर मास की जगह पे यूज़ किया गया है मॉलिक्यूलर मास, पर आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एएमयू से, मोलर मास जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में। जब आप सारे फैक्टर्स फार्मूले में जब यूनिट के साथ लिखेंगे तो आपको आंसर एएमयू में नहीं मिलेगा, आपको आंसर ग्राम पर मोल में मिलेगा। इसी वजह से इसको हम प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो नाउ लेट्स सी मामला क्या है। अब आप देखें कि इस फॉर्मूले को देखें, ये जो हमने यहाँ से लिखा था, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ। आप देखें पी वी इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन एम। अच्छा, इसमें आप जानते हैं कि कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है,
मोलर मास को, तो बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना फार्मूले को, तो फिर मोलर मास नाउ दैट विल बी इक्वल टू mRT अपॉन PV। तो ये है वो फार्मूला जिसको लेकर हम किसी भी गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें स्मॉल m जो है ये गिवन मास है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी फैक्टर्स आप जानते हैं, R क्या है, T क्या है, P क्या है और V क्या है। सो वी हैव द 4 फार्मूला आई कैन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 फार्मूला हैं जनरल गैस इक्वेशन को लेकर। इसमें 2 तो जनरल गैस इक्वेशंस ही हैं 1 एंड 2, लेकिन 3 एंड 4 जो हैं ये जनरल गैस इक्वेशन से डेराइव की गई 2 और फार्मूला हैं जिसमें से एक डेंसिटी और एक मोलर मास है। तो चलो अब लेक्चर को एंड करने जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं आखिरी पॉइंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू क्या होगी? तो R की वैल्यू क्या होगी इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं। देखो आप एंट्री टेस्ट में हैं तो इसमें यह है कि मैं वैल्यूज को डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, ठीक है, आपको डायरेक्टली बता दिया जाए भाई R की वैल्यू ये हैं, याद करनी, वैसे तो आपको याद ही करनी है, लेकिन फिर भी उसका बेस जो है उसका रूट पता होना चाहिए कि ये जो R की वैल्यू है फाइंड कैसे की जाती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं एक कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा, बाकी डेटा बताऊंगा, सेल्फ कैलकुलेशन करके आपके पास उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कैलकुलेशन A, गैस की क्वांटिटी स्टैंडर्ड है 1 मोल, गैस के लिए प्रेशर स्टैंडर्ड है 1 atm, गैस का टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 273 केल्विन, गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और इस डेटा को लेकर R की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डेटा को लेकर R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, तो इसमें R जो होगा वो किसके बराबर आएगा? R बराबर आएगा P इंटू V अपॉन N इंटू T। अब वैल्यू पुट करेंगे तो नाउ R इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले P और V, P 1 atm है, V 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, ठीक है, और टेम्परेचर 273 केल्विन है, 273 केल्विन है। इस केस में जो R की वैल्यू है, इस केस में जो R की वैल्यू है वो है 0.0821। अब जो यूनिट होंगे उसमें एक है एटीएम, एक डेसीमीटर क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, एटीएम, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये हमारी R की पहली वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से बाकी R की वैल्यू क्या होंगी, मैं एक और कैलकुलेशन भी बता देता हूं, फिर बाकी काम आपका है, तो ज़रा देखें। तो मैं कहता हूं कि ऑप्शन बी पे जा रहे हैं, मैं कहता हूं गैस की क्वांटिटी है 1 मोल, मैं कहता हूं गैस का प्रेशर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर जो प्रेशर लिया है वो SI यूनिट में लिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अच्छा, टेम्परेचर जो है वो तो आप जानते ही हैं केल्विन में है, तो ये SI सिस्टम में है, और वॉल्यूम जो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब था, अगर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे 0.0224, ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। मैंने वॉल्यूम भी SI सिस्टम में ले लिया, सारे यूनिट आप देख सकते हैं SI सिस्टम में हैं, तो हमारे जो R की जो वैल्यू आएगी वो भी आप जानते हैं कि वो भी SI सिस्टम में आएगी। तो इस केस में R की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रेशर क्या है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम क्या है 0.0224 मीटर क्यूब, और मोल 1 मोल है, और टेम्परेचर 273 केल्विन। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अच्छा, इस केस में मीटर का इन्वर्स जो है इसका स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ बचा खाली m। अब जो हमारी सॉल्यूशन है फाइनली वो इस केस में वो है कि R इज इक्वल टू 8.314, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, बाकी है मोल इनवर्स, और नीचे जो है केल्विन, ये भी इनवर्स में। फाइनली हम लिख सकते हैं 8.314, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल, और बाकी हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये यूनिट कैसे आया है। हाँ, अगर आप इस जूल को अगर इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को 4.184 से डिवाइड करें तो हमारी यही जो वैल्यू है R की, ये किस में आएगी, कैलोरी में आ जाएगी। तो हम जूल को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अर्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द एनर्जी यूनिट इनटू वन अनदर। इसी तरह से मैंने 2 कैलकुलेशन आपको समझा दी हैं। अब मैं C
पे जा रहा हूँ, एक और कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एन आप ले सकते हैं 1 मोल, प्रेशर आप ले सकते हैं 760 टन, जो कि इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, या जो इक्वल है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। आप इसमें से प्रेशर जो भी लें, टॉर लेंगे तो आंसर में जो डेटा होगी या जो आपका यूनिट होगा उसमें टॉर लिखेंगे। मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिया है तो आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेंगे, अगर आपने 76 ले लिया है तो फिर उसको आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आप इसमें से कोई भी प्रेशर ले सकते हैं। बाकी टेम्परेचर तो आप जानते हैं कि केल्विन में ही लेना होगा, 273 केल्विन है, और वॉल्यूम जो है वो सपोज 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। इस डेटा को लेकर भी आप आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा उसका यूनिट क्या होगा, टॉर, ठीक है, टॉर, फिर क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब, फिर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। आई थिंक ये आर की वैल्यू कैसे फाइंड की है ये बात समझ में आ रही होगी। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने ये जो वैल्यू जो हमने डेराइव की है, इसमें मैं अगर लिखूँ कि 0.0821 एटीएम लीटर, ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब है, एटीएम लीटर, इसके साथ में लिख दूं मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, तो भी आप समझ गए होंगे कि मैंने सिर्फ डेसीमीटर क्यूब को रिप्लेस किया, किससे, लीटर से, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों इक्वलेंट होते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल हम इस सारे जनरल गैस इक्वेशन को लेकर इसकी डेरिवेशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो सॉरी नॉट द डेरिवेशन बट द न्यूमेरिकल को डिस्क्राइब करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो दैट्स इट एंड ओवर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।